5 का पंच आप देख रहे, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। शाम के 5 बज चुके हैं और कोशिश हमारी हर दिन की तरह आज भी उम्मीद करते हैं कि कोशिश कामयाब हो और आपको प्रोग्राम पसंद भी आए। अलग अलग इलाकों से मुख्तलिफ खबरें आप तक या तज्जिया इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचता है। अपने नुमाइंदों को या अपने संवाददाता अलग अलग इलाकों से अलग अलग खबरों पर जुड़ते हैं। कोशिश ये रहती है कि इस प्रोग्राम में दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक जो बड़ी ताज़ा तरीन खबरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो आप तक पहुंचाई जाएं और सरकार के कुछ फैसले, उस पर जो रिएक्शन सामने आते हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। फॉर्मेट जो रहता है उसमें कोशिश हमारी 35 से 40 मिनट में ये रहती है कि जो इंटरनेशनल या फिर उसके अलावा नेशनल या फिर लोकल लेवल पर बड़ी खबरें हैं वो ही इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाएं। तो 5 बड़ी खबरों से शुरुआत सबसे पहले करेंगे, क्योंकि टॉप 5 में आज खास क्या है ये बताना फॉर्मेट के मुताबिक आपको बेहद जरूरी है। 5 वो बड़ी खबरें जो सबसे ज्यादा पढ़ी और देखी जा रही हैं और आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारे साथ हैं, वहां पर भी आप काफी ज्यादा इन खबरों को पसंद कर रहे हैं, वहां पर भी देख रहे हैं। तो शुरुआत टॉप 5 के साथ, और आज टॉप 5 में सबसे पहली खबर जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, यानी इंटरनेशनल न्यूज है और काफी ज्यादा सुर्खियों में भी हो भी क्यों ना, क्योंकि आज बहुत सारे इलाकों के अंदर 13वां तो कुछ हिस्सों के अंदर 14वां रोजा था। और ये सारा सिलसिला पिछले दिनों से चल रहा है। जब इजराइल और फलस्तीन की बात आती है तो रमजान के महीने में शायद फलस्तीनियों को राहत होगी, ये कहना इस बार भी गलत साबित हुआ। इजरायली पुलिस आज फिर, जब लोग सुबह उठे अफ्तारी के बाद, माफ कीजिएगा, जब सुबह उन्होंने सहरी खाई तो सारा ये अमल मुकम्मल होने के बाद नमाज के लिए गए, लेकिन मस्जिद अक्सा के अहाते में जो कुछ उसके बाद हुआ वो तस्वीरें आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं शायद दंग करने वाली थी। यहां पर दर्जनों नमाजियों पर हमला हुआ और जो मकामी लोग हैं यानी शाहिद हैं या वो तमाम लोग जो इस सारे सिचुएशन को देख रहे थे, वो कहते हैं कि इजरायली पुलिस ने ये फसादात का एक तरह से जवाब दिया है जो पिछले दिनों हम देख रहे थे कि गजा की जानिब से जो हमास के इस एरिया में रॉकेट इजरायली फोर्सेस पर डाले गए और अलग अलग रिपोर्ट्स भी सामने आई, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक भी हुई, पुष्टि भी की गई कि इजरायली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल होने के बाद फलस्तीनी शहरी जो मुश्तइल हो गए, सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें हुई, कई फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। इस तरह की खबरें पहले सामने आ रही थी और बाद में सरकारी तौर पर भी फलस्तीन की तरफ से इसकी तस्दीक कर गई, यानी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई। दूसरी तरफ हमास ने जो मगरबी किनारा है वहां पर फलस्तीनियों से मस्जिद अक्सा पहुंचने की अपील की और इसके बाद फलस्तीनी जो खवातीन हैं या महिलाएं हैं और बच्चे, इनके समेत शहरियों की बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा पहुंच गई। इजरायली पुलिस का यह भी दावा है कि उन्होंने ये इकदाम डंडों और पथराव उठाने वाले मुश्तिल अफराद के कंपाउंड में दाखिल होने पर किया, यानी पहले कार्रवाई सामने वाली तरफ से हुई, जवाब दिया गया और तब जवाब दिया गया जब ये तमाम लोग मुश्तइल हो गए। और इजराइल ने गजा से कई रॉकेट फायर होने का दावा करते हुए कहा कि इसके कई शहरियों को निशाना बनाया गया और अलग अलग रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं कि एक फलस्तीनी बुजुर्ग खातून ने जो कि कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी, इस दौरान इजरायली पुलिस अंदर दाखिल हुई, ग्रेनेड फेंके, लाठीचार्ज हुआ, रबड़ की गोलियां यहां तक मस्जिद के कंपाउंड के अंदर इस्तेमाल की गई और खातून जो बताती हैं कि शदीद दुश्वारी उनको भी पेश आई क्योंकि सूरत हाल ही ऐसी बनी थी। तो जो तस्वीरें आपके सामने वो बताती हैं कि शोर शराबा था, जहां पर चीखो पुकार थी, नमाजी नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन ये पता नहीं था कि आज इस तरीके से सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी कि इजरायली फोर्सेस उस कंपाउंड के हिस्से के अंदर जहां पर आना मना है, यानी एक लकीर खींच दी गई है। एक तरफ यहूदी और एक तरफ मुसलमान इबादत करते हैं, अपने अपनी साइड मसरूफ रहते हैं, लेकिन उस वाले हिस्से में जो कंपाउंड का दूसरा वाला हिस्सा है जहां सिर्फ मुसलमानों को अलाउड है, वहां पर ये यहूदी फोर्सेस दाखिल होती हैं और उसके बाद कार्रवाई हुई। तस्वीर आपके सामने है और इसे लेकर अलग अलग ओपिनियंस भी सामने आ रहा और इजराइल की काफी मजम्मत भी की जा रही, क्योंकि 25 से ज्यादा फलस्तीनी नमाजी जख्मी होने की भी और काफी शदीद चोटें आई हैं। इस तरह की खबरें हैं और हमने भी मुनासिब समझा कि सबसे पहले और इंपॉर्टेंट जो खबर है वो आप तक टॉप 5 में पहुंचाई जाए। दूसरी खबर वो ग्लेशियर्स के हवाले से, ग्लेशियर्स को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सामने आती रही हैं, अलग अलग रिसर्चेस सामने आते रहे। पहले अमेरिका की एक रिपोर्ट हिमालयन ग्लेशियर्स को लेकर सामने आई, फिर भारत के कुछ साइंटिस्ट की तरफ से, कुछ मुहक्किकीन की तरफ से, कुछ रिसर्चर्स की तरफ से, कुछ स्कॉलर्स की तरफ से अपने अपने मकाले पेश किए गए, अपनी अपनी डिटेल वाइज जो रिपोर्ट्स थी वो सामने लाई जाती रही। लेकिन मुहक्किकीन ने पहली बार हिमालय में ग्लेशियर के बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान के दस्तावेजात या जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कहा कि वो पोशीदा रह गए हैं क्योंकि ग्लेशियर की सतह से नीचे हो रहा है। ग्लेशियर जो तकरीबन 570 मिलियन हाथों के बराबर वजन कम किया है और पानी के अंदर होने वाली ग्लेशियर की तब्दीलियों को देखने में मसनूई जो सैयारे हैं उनकी नाअहली की वजह से भी झील को खत्म करने वाले ग्लेशियर को कम समझा गया है। यह ऐसा पहली बार हुआ कि पिछले जो मुतालात थे, पिछली जो स्टडीज थी, इस नुकसान पर गौर नहीं किया गया, यानी आसान लफ्जों में समझा जाए
तो तशवीश का इजहार इस बात पर किया गया है कि सर्वे तो होते हैं, स्टडीज तो कर दी जाती है, कहा जाता है कि माहौलियात को नुकसान कैसे पहुंच रहा है, हिमालय कैसे आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, या हिमालयन रेंज के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी डायमेंशंस कम करते जा रहे हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, मुहक्किकीन हैं, स्टडी करने वाले लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, वो मानते हैं कि ऊपर वाली सतह यानी ऊपर वाली जो लेवल है वहां पर सर्वे कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है गहराई से किसी ने आज तक ही नहीं देखी। कुछ राज पोशीदा रह गए, पर्दे के पीछे कुछ चीजें रही जो सामने नहीं आ सकी। इस्तेमाल जो इस बार सैटेलाइट डेटा किया गया उससे यह भी पता चला कि झील का जो पानी ग्लेशियर के आसपास रहता है उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्फ आज कितनी है, अगले महीने कितनी होगी, 2 महीने बाद कितनी होगी, और कितनी तेजी के साथ कितने सेंटीमीटर हिमालयन ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तब्दील सारी सिचुएशन हो रही है, एनवायरमेंटल या ये जो चेंजेस आ रही हैं वो किस तरीके से नुकसान आने वाले दिनों में पहुंचा सकती है, इसकी तरफ इशारा किया गया। और ये जो रिपोर्ट है वो बर्तानिया की एक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड रिव्यूज की तरफ से, जहां पर चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑस्ट्रिया में, ग्रीस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मुहक्किकीन, यानी 3 अलग अलग बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े इदारों की जो यूनिवर्सिटियों के जिम्मेदारान हैं, और चौथी बड़ी यूनिवर्सिटी है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, पिछले जो जायजे लिए गए थे, रिपोर्ट्स थे, उनको सामने रखा और मुशाहिदा किया कि हिमालय में झीलों को खत्म करने वाले ग्लेशियर्स का मजमूई नुकसान 6.5 है। यानी ग्लेशियर्स एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं, खिसक रहे हैं, पिघल रहे हैं, तो बीच में जो छोटी छोटी झीलें हैं या बड़ी झीलें हैं उनको नुकसान कैसे पहुंच रहा, उसकी मजमूई शरह बताई गई है 6.5 यानी 6.5। साथ ही स्टडीज में यह भी कहा गया कि हमारे अंदाजे के मुताबिक ग्लेशियर के बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान में गैर यकीनी सूरत हाल को कम करते हैं, और साथ ही साथ जो आज के वक्त में ग्लेशियो हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स हैं वो अहम डाटा फराहम करते हैं। और सैटेलाइट से अगर पहाड़ी इलाकों का सर्वे किया जाए तो हमारे वसाइल कितने हैं, आबी वसाइल का इंतजामात क्या है, कैसे हम आने वाले वक्त में बच सकते हैं, बड़ा दिलचस्प मरहला है, उससे भी बहुत ज्यादा हम आगे जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त अलग अलग इलाकों के अंदर और हिमालयन रेंज के अंदर क्या कुछ होता है, कितना नुकसान होता है, इस बात का अंदाजा आप पिछले 2 या 3 सालों में लगा सकते हैं कि कैसे उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले जहां पर ग्लेशियर फटा, एक हिस्सा ब्लास्ट हुआ और उसके बाद नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हुआ। तो जिंदा मिसाल हमारे सामने है। आज यूनिवर्सिटी ऑफ यूके के अंदर, ऑस्ट्रिया और जर्मनी तक की बड़ी यूनिवर्सिटीज ने बता दिया कि हिमालयन रेंज में सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा है, जो किसी भी बड़े नुकसान की तरफ इस वक्त ले जा रहा है। ये तो एक तरफ की बात थी। तीसरी खबर की तरफ चलेंगे और ये भी पोल्यूशन से जुड़ी हुई है, आलूदगी से, माहौलियात से जुड़ी हुई है, और प्लास्टिक से खास तौर से बचने के लिए या इससे निपटने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तो जारी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जब बात होती है, यहां पर एक गांव है जहां प्लास्टिक के बजाय सोने का अनोखा इकदाम शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर सदर्न पार्ट्स हैं, यानी जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला, जहां सिद्धवाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच फारूक अहमद गनई जो गांव के अंदर जहां प्लास्टिक या इस प्लास्टिक से लोगों को बचाने के लिए, आलूदगी से इलाके को पाक रखने के लिए वो चाहते हैं कि पेशे से एक तो वो वकील हैं, लेकिन बहुत कोशिशें की, लेकिन गांव के लोगों के ताउन की कमी के बायस ज्यादातर कोशिशें बेसूद साबित हुई। प्लास्टिक को खत्म कैसे किया जा सके, एरिया से बाहर कैसे निकाला जा सके जहां पर बस्ती है, इनके मुताबिक कोशिशें तो बहुत हुई, लेकिन शायद इनका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। और मुस्बत नताइज जब नहीं आए तो आखिरकार ये तरीका ढूंढ निकाला जिसकी वजह से अब लोगों ने बगैर कुछ कहे प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। दर हकीकत उन्होंने ये भी बताया कि अगर मुमकिन हुआ तो इस मुहिम को मुल्क के हर जिले में ले जाएंगे और इससे लोगों को 200 किलो प्लास्टिक के बदले सोने का सिक्का देने का उन्होंने जो वादा किया है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार ऐसा कोई शख्स कर रहा है कि आप प्लास्टिक जमा करिए, कूड़ा जमा करिए, एक इलाके के अंदर पहुंचाइए, लेकिन अगर आप 200 किलो प्लास्टिक जमा करते हैं और जमा करके साइड पर रखते हैं तो 2 हफ्तों के अंदर कम से कम गांव तो प्लास्टिक फ्री बनेगा। ये एक मुहिम कामयाबी के साथ चलेगी। लेकिन अनंतनाग से जो कोशिश हुई है कि एक सिक्का सोने का इन लोगों को दिया जाए, मकसद सिर्फ ये कि लोग जागरूक हो सकें और कम से कम जिम्मेदारी का सबूत पेश करें। अगर फ्री में नहीं तो सोना मिलने की इस लालच में ही वो माहौलियात को बचा सकते हैं, तो पोल्यूशन फ्री बहुत सारे एरियाज बन सकते हैं। चौथी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर, और जम्मू कश्मीर पुलिस को हाईटेक बनाने की कोशिश है। पिछले दिनों चौथा बजट केंद्र शासित प्रदेश या मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर का पेश हुआ। उस चौथे बजट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग शोबों को पैसा दिया गया कि कितनी रकमात या कितना पैसा, कितनी एलोकेशन किस डिपार्टमेंट को दी जाएगी। तो पुलिस डिपार्टमेंट को 799 करोड़ मिले, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें प्लान्स के मुताबिक होने वाली हैं और एक बड़ा सर्विलेंस सिस्टम या मजबूत सर्विलेंस सिस्टम जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर आने वाला है, जो यूटी के अंदर 2 तरह की चीजें बहुत हद तक परेशानियां या चीजें दूर कर सकता है। एक तो सिक्योरिटी को लेकर जो खदशात हैं उनको दूर करने में मदद मिलेगी सर्विलेंस सिस्टम से,
नए सेंसर्स लगेंगे, नई सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, जहां पर जरूरत पड़ेगी टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा सहारा लिया जाएगा। तो पुलिस 799 करोड़ रुपए जो खर्च इस बार करेगी 1 साल के अंदर, मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों में से एक अहम जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस की है, तो वो भी 799 करोड़ रुपए जब खर्च करेगी तो इसमें इंप्लीमेंट ये चीजें होंगी कि कम से कम सर्विलेंस सिस्टम मजबूत हो। इतना ही नहीं, एक हाउसिंग कॉलोनी की जो तजवीज थी उसको भी मंजूर करने के बाद आप हकीकत में बदलते हुए देखेंगे। 2 कॉलोनियां HMT श्रीनगर और जम्मू के अंदर चौवादी में जहां पर बनते हुए इनको देखेंगे। कैमराज अलग अलग जगहों पर इंस्टॉल करेंगे। पुलिस खुद तो सिचुएशन को मॉनिटर करेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर पुलिस कमांड व्हीकल्स और बाकी सारी जदीद टेक्नोलॉजी या फिर जो इस वक्त टेक्नोलॉजी पुलिस के अंदर यूज की जा रही है उसमें और इजाफा करके जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनसे एक मुद्दत के अंदर विद इन टाइम लिमिट, विद इन द एरिया या पर्टिकुलर एरिया के अंदर उनके साथ निपटा जाए। और खास तौर से नेशनल हाईवे का एक और बड़ा प्रोजेक्ट है कि नेशनल हाईवे के ऊपर भी निगरानी कैसे हाईटेक के जरिए या टेक्नोलॉजी के जरिए जम्मू कश्मीर पुलिस रखेगी। कस्बों पर नजर होगी, बाकी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी फोकस रहेगा और एक गेम चेंजर के तौर पर यह कदम साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, जो पुलिस के शहीद जवान हैं उनके घर वालों के लिए भी कदम उठाए गए हैं, रिटायर्ड पुलिस पर्सनल जो हैं उनके लिए भी कदम उठाए गए हैं और 799 करोड़ रुपए सिर्फ मौजूदा वक्त में पुलिस अपने पर खर्च नहीं करेगी, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने ऑलरेडी पुलिस में सर्विसेज इससे पहले दी हैं। हाउसिंग कॉलोनी अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ पुलिस की तरफ से चलाए जाने वाले हॉस्पिटल्स और स्कूलों या हॉस्टल्स पर भी और वार्ड्स पर भी पुलिस इस बार इसमें से पैसा खर्च करेगी। ये एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस ने ली है और 799 करोड़ रुपए जो पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ से भी जानकारी भी दी गई है कि अब बड़ा फोकस इस चीज पे है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स से निपटा जाए, नेशनल हाईवे के ऊपर भी नजर रखी जा सके। और पहली बार ऐसा होगा कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर, हालांकि टेक्नोलॉजी पुलिस पहले से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हाईटेक पूरी तरीके से पुलिस बने, इक्विपमेंट और बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट खबर, पुलिस अपने साथ तीसरी आंख से भी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए नजर रखेगी। बजट 799 करोड़ है 2023 और 24 का। 5वीं और अंतिम टॉप 5 यानी बड़ी खबर की तरफ चलेंगे और वो है जम्मू के अंदर, जिसको सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट इन दिनों समझा जा रहा है या पिछले कुछ महीनों से। पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, फिर कश्मीरी पंडित, फिर रिजर्व कैटेगरी बेस्ड मुलाजमीन, तमाम लोग प्रोटेस्ट करते रहे। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट हुआ ये 2 अलग अलग प्रोटेस्ट थे और एक सरकार के खिलाफ था, एक में सरकार से मांग की जा रही थी। शिवसेना की तस्वीरें आपके सामने, शिवसेना के जो वर्कर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक अलग किस्म की मांग जम्मू कश्मीर के अंदर उठी है कि मुगल रोड का नाम चेंज कर दिया जाए और महाराजा गुलाब सिंह के नाम के नारे लगाए गए। उनके नाम के पोस्टर्स और बैनर्स हाथों में थे, ये बताने की कोशिश कि महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया, लिहाजा इस सड़क का नाम तब्दील कर दिया जाए और जम्मू कश्मीर के अंदर मुगलों के नाम पर कुछ होगा उसे कबूल नहीं किया जाएगा। शिवसेना आज जम्मू के अंदर इस तरह के नारे लगा रही थी। दूसरी तस्वीर आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी, शिवसेना के साथ थोड़ा सा अलग मकाम पर थी, लेकिन हुकूमत के खिलाफ था, सरकार के खिलाफ था। मांग ये थी कि प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज हो चुका है, इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर जम्मू कश्मीर के अंदर सिटीजन्स पर डाल रहे हैं। तो 2 तरह के प्रोटेस्ट, आम आदमी पार्टी अपनी जगह, प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज नहीं होना चाहिए, जो पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन कह चुकी है कि इस वक्त 40% के आसपास जो लोग हैं उन पर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी 60% लोगों को बहुत कम 1 साल के अंदर देना होगा। इधर जीएमसी और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तैयारियां तो कर रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट करके मांग की कि इसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए, किसी भी तरीके से लोगों को परेशान ना किया जाए। और शिवसेना मांग एक अलग किस्म की, लेकिन आगे इस पर आप देखेंगे कि सियासत और भी तेज होने वाली है। शिवसेना ने मांग कर दी है कि मुगल रोड का नाम चेंज कर दिया जाए, महाराजा गुलाब सिंह का नाम से दिया जाए, 2 अलग अलग। तो सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट जम्मू एक तरह से बन चुका है। ये 5वीं बड़ी खबर थी टॉप 5 में। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ आंकड़े आज राज्यसभा के अंदर दिए गए, एक सवाल पूछा गया था और जवाब जिसके मुतल्लिक सरकार की तरफ से दिया गया और कितने बाहर के लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदी है, इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि 3 वर्षों में 185 गैर स्थानीय लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदी, लेकिन लद्दाख से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, ना कोई प्रपोजल है जहां पर पता चला हो कि किसी नॉन लोकल ने जमीन ली हो। आज जो जवाब दिया गया मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से राज्यसभा के अंदर बताया गया कि गुज़श्ता 3 वर्षों के दौरान पिछले 3 सालों में यूटी में तकरीबन 185 गैर मकामी या गैर स्थानीय लोगों ने जमीन खरीदी। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने आज कहा कि लद्दाख की जो फराहम करदा मालूमात हैं या डिटेल्स हैं, यूटी में बाहर के लोगों ने कोई जमीन नहीं खरीदी है। और ये रिटर्न में जवाब आया जिसमें कहा गया नित्यानंद राय की तरफ से कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरफ से जो डिटेल्स हमें दी गई हैं यानी होम मिनिस्ट्री को, उसमें राज्यसभा में आज बताया गया कि कुल 185 गैर मकामी लोगों ने जमीन ली है, जिनमें ये 3 सालों की डेटा है, 3 सालों का
जो फिगर है वो हमारे सामने है। 2020, 21 और 2022 के दौरान यूटी में जमीन खरीदने वाले लोगों की तादाद क्या थी वो बताई गई है। 2020 में 57, 2021 में 127, 2022 में इसी तरीके से तादाद बढ़ी, कुल मिलाकर 185 तक ये तादाद जाकर पहुंची है। जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि 370 जब से खत्म हुआ, 5 अगस्त 2019 को मंसूख किया गया और उसके बाद साबिका रियासत को 2 यूटीज में तब्दील किया गया और लद्दाख अलग यूटी बनी। अक्टूबर 2020 में सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि कोई भी भारतीय शहरी बगैर डोमिसाइल के जम्मू कश्मीर में जहां पर जो म्युनिसिपल इलाके हैं वहां पर गैर जरी जमीन खरीद सकता है, नॉन एग्रीकल्चर जमीन खरीद सकता है। वजारत दाखिला की तरफ से उस वक्त नोटिफिकेशन में कहा गया था और जो आज डिटेल सामने आई, कुल मिलाकर 1159 हिंदुस्तानी कंपनियों ने बशमूल मल्टीनेशनल कंपनियों ने जम्मू कश्मीर में अब तक इन्वेस्टमेंट कर ली है सरकार के इस रिटर्न जवाब के मुताबिक। और किसी भी भारतीय कंपनी ने बशमूल मल्टीनेशनल कंपनियों ने 3 सालों के दौरान लद्दाख में सरमायाकारी नहीं की। इस तरह की डिटेल्स नहीं, यानी लद्दाख की तरफ रुझान बिल्कुल भी कम है, 0%। एक तरफ लोगों ने न सिर्फ जमीन खरीदने के लिए ना लेने का फैसला किया बल्कि साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट हुई है और प्रपोजल्स हैं वो बता दिए गए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ, कितने लोगों ने 3 सालों में जमीन ली, वो डेटा आज सवाल पूछा गया था अपोजिशन के एक लीडर की तरफ से, राज्यसभा में रिटर्न जवाब दिया गया कि 3 सालों में 2020, 21 और 22 में अब तक 185 गैर स्थानीय लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। चलिए, श्रीनगर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर लगातार पिछले दिनों हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कार्रवाइयां की गई हैं, लेकिन आज एक और बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। श्रीनगर पुलिस को विशेषकर पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली है। पति पत्नी और एक उनका सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। 15 मार्च को दरअसल टेंगन गांव में एक अज्ञात शव मिला था, अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी और उसके बाद केस आगे बढ़ा, इन्वेस्टिगेशन हुई और आज तस्वीर जो पुलिस की तरफ से जारी भी कर दी गई है श्रीनगर के अंदर, जहां पर टेंगन गांव में जो अज्ञात शव मिला था उस केस के साथ मिलाकर इस कार्रवाई को जब आगे बढ़ाया गया तो 15 मार्च के बाद अब तक तकरीबन इन 20 से 22 दिनों के अंदर कार्रवाई के दौरान पता चला कि 3 लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। ये ब्लाइंड मर्डर केस जिसको सॉल्व कर लिया गया है श्रीनगर पुलिस की तरफ से। नौगाम पुलिस ने यह कार्रवाई की है जहां पर लगातार इन्वेस्टिगेशन 15 मार्च के बाद से चल रही थी। पुलिस स्टेशन नौगाम श्रीनगर की तरफ से जहां पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू ब्लाइंड मर्डर केस में माना जा रहा है। और ये इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई, 4 अप्रैल 2023 तक ये सारा सिलसिला चला, यानी कल शाम होते होते ये पूरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की गई और आज तफसीलात शेयर कर दी गई। और एक ये जो जुर्म हुआ था, साहिल मकबूल एक मुजरिम जो कि पुलिस के गिरफ्त में इस वक्त चला गया है, इसकी पत्नी है महक साहिल और वसीम अहमद शेख, इसका इन्होंने सहारा लिया। और जो मर्डर किया गया था नरकारा बडगाम के, ये तीनों बताए जाते हैं कि रहने वाले हैं और ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज में भी ये इन्वॉल्व है पुलिस के मुताबिक, यानी ये जो मंशियात का कारोबार है उसमें भी ये तीनों लोग मुलव्विस हैं। और आपको याद होगा कि जैसे मैंने शुरुआत में बताया, 15 मार्च 2023 को टेंगन गांव के अंदर एक डेड बॉडी मिली। बाद में इसकी शनाख्त हुई सोहेल रहमान बेग के तौर पर, इसके बाप का नाम रहमान बेग बताया गया और कारफली मोहल्ला श्रीनगर का ये रहने वाला था। आइडेंटिफिकेशन जब हुई उस वक्त FIR नंबर 48/23 302 इंडियन पेनल कोड के मुताबिक पुलिस स्टेशन नौगाम में की गई और नौगाम पुलिस ने इसमें तेजी से कार्रवाई की। और इन सब के बीच में SHO की जानिब से जो SHO नौगाम है उनकी सरबराही में एक कमेटी, एक टीम जो है वो काम करने लगी। कार्रवाई आगे बढ़ी और तमाम जो एविडेंसेस थे वो सामने लाए गए। बहुत सारे लोगों को इसमें पूछताछ भी उनसे की गई, आइडेंटिफिकेशन का सिलसिला तेज हुआ और अब जाकर इन लोगों को ट्रैक भी किया गया। मोहम्मद वसीम शेख जो कि ये जो पत्नी थे यानी साहिल और उसकी जो वाइफ महक साहिल है, इन दोनों ने वसीम को साथ लिया। इन दोनों पर यह इल्जाम है कि वसीम को साथ लिया और मर्डर करने के बाद उसको सोमो गाड़ी में यहां से पालपोरा सोनवार से टेंगन तक ले जाने में वसीम ने इन लोगों की मदद की। सोमो जो कि सीज कर ली गई है, वो गाड़ी भी पुलिस की तहवील में है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। लेकिन ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा दावा किया है कि पति पत्नी और एक सहयोगी वसीम की शक्ल में गिरफ्तार हुआ है श्रीनगर के अंदर। 15 मार्च को एक डेड बॉडी मिली थी और उसके बाद केस आगे बढ़ा और अब जाकर तकरीबन 21 से 22 दिनों में 3 लोगों को बेनकाब किया गया। कार्रवाई आगे बढ़ी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर से जम्मू आपको ले चलते हैं, जहां पर पिछले दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं। पहले हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी, शिवसेना प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर कर रहे थे, लेकिन जम्मू और श्रीनगर में दमकल विभाग में जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसमें आज भी एस्पिरेंट्स की तरफ से प्रदर्शन होता रहा। जांच की जो रिपोर्ट है वो सामने लाने की मांग प्रदर्शनकारियों की तरफ से हो रही है। 3 महीने पहले एक कमेटी बनाई गई थी। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो उम्मीदवार हैं जम्मू शहर में, पिछले 14 से 15 दिन बीत गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खराब मौसम के बावजूद इन्होंने प्रोटेस्ट किया। आज भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और महकमा फायर एंड इमरजेंसी में 2020 में फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर के इंतखाब के अमल में होने वाली बेजाब्तियों की तहकीकात के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, लेकिन 3 महीने गुजरने के बावजूद इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई। और अब मांग की जा रही कि रिपोर्ट जल्द से जल्द मंजर आम पर लाई जाए। बेकायदगियों में मुलव्विस जो अफसरान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा और 14 से 15 दिन यानी तीसरा हफ्ता खत्म होने जा रहा है और प्रोटेस्ट इस वक्त जो है वो मजीद आगे बढ़ा है। इस पर और भी बात करेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ यासिर अहमद इस वक्त जम्मू से ज्वाइन किए हुए हैं, जो कि खुद भी एक एस्पिरेंट है। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो भर्ती प्रक्रिया थी, यह जो प्रोसेस चला था पूरा रिक्रूटमेंट का, उसमें जो कुछ इल्जामात लगे थे, उस पर कार्रवाई के लिए कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी। कमेटी ने अभी तक काम नहीं किया। इस तरह के बहुत सारे सवालात लेकर ये तमाम लोग प्रोटेस्ट काफी दिनों से कर रहे हैं। यासिर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 15 दिन पहले भी आपने हमारे साथ बात की थी और उस वक्त बताया था कि यकीन दहानियां मिली, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मेमोरेंडम पेश किए जाते हैं, चार्टर ऑफ डिमांड्स रख दिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 15 दिन बाद मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं कि 15 दिनों के अंदर क्या हुआ? प्रोटेस्ट के अलावा कोई डेवलपमेंट हुई आपके केस में? नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। हम खाली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैंडल मार्च में रिसेंटली 2 दिन पहले निकाला था, राजभवन की तरफ हम गए थे। उसके बाद भी कोई हमें एश्योरेंस नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। ना हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बंदा आया हमारे पास। पिछले 15 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 14वां रमजान का डे है आज। हम हंगर स्ट्राइक पे सुबह हम 9 बजे निकलते हैं, शाम को 5-6 बजे वापस आते हैं। लेकिन हमारे जो ये दास्तान किसी नहीं, हमारा कोई नहीं सुन रहा है, ना आवाज आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हम रोड प्रोटेस्ट कर रहे हैं एवरीडे, हम कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन कोई एश्योरेंस कमेटी का रिपोर्ट नहीं आ रहा है। हमारी डिमांड पर चाहिए कमेटी का रिपोर्ट आना चाहिए। उसमें 30 दिन का समय दिया गया था इनको, लेकिन आप आज लगभग 4 मंथ कंप्लीट होने को है, लेकिन कोई एश्योरेंस, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही हमको। तो मुलाकातें भी आपने काफी ज्यादा की हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की, अलग अलग डेलीगेशंस आपके जाते रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक या राजभवन तक कोई आपकी अर्जी पहुंची? वहां से क्या जवाब है कि बाकी चीजें तो बाद में, लेकिन कम से कम कमेटी तो अपनी रिपोर्ट, 1 महीने का वक्त था, 3 महीने में कुछ ना कुछ तो सामने लाया होगा। कुछ इस हवाले से डिटेल्स शेयर हुई या किसी ने बात करने की कोशिश की? नहीं, कुछ शेयर नहीं किया हमारे साथ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। हालांकि मेमोरेंडम भी हमने 1-2 बार नए से दे दिया था, राजभवन तक हमने पहुंचा दिया, आज भी हमने पहुंचा दिया, लेकिन कोई इंश्योरेंस कोई एसएमएस नहीं आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही हमें। खाली हमारा टाइम जाया हो रहा है। पिछले 10 साल से हम इसी चक्कर में लगे। शायद हमारा जो ये एग्जाम है ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। 3 बार दान दी, 2013 में भी इसमें दान दी, 18 में भी दान दी, 20 में जाके वहां पे भी तो सबसे बड़ी दान दी। वहां पे पेपर स्कैम हुआ, फेवरेटिज्म, फैमिली स्कैम, जो भी हम दिखा रहे एविडेंस मीडिया में, वो सब कुछ हमारे पास है। हमने वो ऑलरेडी राजभवन में एलजी साहब को खुद दिखाया उस दिन। मैं भी गया था, मेरा दोस्त था, हम दोनों गए थे वहाँ पे। उसके बाद आरटीओ साहब जिसमें हेड कर रहे हैं कमेटी को, उसको भी हमने सब कुछ दे दिए हैं। इसके बावजूद इसमें कुछ नहीं हो रहा है, कोई पेशकश नहीं हो रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है बड़े पॉलिटिशियन फंस रहे हैं, या ऐसे फंस रहे हैं जिनको जो कमेटी पे अपना प्रेशर लगा के बैठे हैं कि आपका जो रिपोर्ट सबमिट नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ हमें लग रहा है। अच्छा, एक चीज और भी बताइएगा। अब आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ हम बैठे हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। मैं ये भी देख पा रहा हूं पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर से भी काफी लड़के आए हैं, वो भी प्रोटेस्ट जम्मू के अंदर कर रहे हैं। मुलाकातें अपनी जगह, चार्टर ऑफ डिमांड्स अपनी जगह, बाकी सारी चीजें अपनी जगह। अगर कोई पेशरफ नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई रीच आउट नहीं होती या किसी तरीके से कोई कोशिश जिसके कोई मुस्बत नताइज नहीं आते, तो फिर फर्दर क्या प्लान है? ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलेगा या फिर आप कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे? हम तो प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, हमारी मेहनत वेस्ट हुई है। हमें खाली एक्सपीरियंस आश्वासन दिया जा रहा है। हम बीजेपी के प्रवक्ता से तो हम जैसे जो रविंद्र रैना साहब, उससे हम वो भी बोल रहे थे हम कुछ ये करेंगे वो करेंगे। एक खाली आश्वासन आ रहे हैं हर एक पोलिटिकल पार्टी की तरफ से, लेकिन हल नहीं कोई बता रहा है, वे आउट नहीं दिखा रहा है कोई। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई वे आउट आ रहा है, जो हमारे पास आ रहे हैं वो भी कोई वे आउट नहीं दिखा रहे। खाली हम इसमें like we're stuck into this।
और हम अभी बैकआउट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम तो यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, जम्मू से हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट आज भी जारी है, 15वां दिन है। यासिर बता रहे थे कि इन 15 दिनों में भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। अब अगर इंतजार है तो उस कमेटी की रिपोर्ट का, जिसको 1 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन 3 महीने बीत गए हैं। साल 2023 के चौथे में हम दाखिल हो चुके हैं, पहला हफ्ता खत्म होने वाला है, लेकिन अगर किसी चीज का इंतजार है तो वो रिपोर्ट का, जिसको आर के गोयल साहब की निगरानी में कमेटी ने काम करना था, रिपोर्ट लानी थी। और अगर कहीं पर बेकायदगियां हुई हैं, बेजाब्तियां हुई हैं, तो वो सारी चीजें सामने लाने की कोशिश थी। लेकिन न जाने क्या वजूहात हैं कि कमेटी इतना डिले कर रही है, और नतीजा ये कि प्रोटेस्ट आज भी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, राजौरी आपको लिए चलते हैं। एक और बड़ी खबर राजौरी के अंदर सुबह से हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर कोर्ट के सीजर रूम में चोरी हुई है, राजौरी के अंदर कोर्ट रूम में चोरी हुई है और करोड़ों रुपए के जो हेरोइन थे, चर्स थी या ड्रग्स थे, वो वहां से निकाले गए, कैप्सूल्स इनमें है। पुलिस ने इस संबंध में जांच के भी आदेश दिए हैं, केस दर्ज किया गया है, इस तरह की डिटेल्स हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो लोगों की तरफ से, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स की तरफ से, लोकल सिटीजन्स की तरफ से उठाया जा रहा है, और आज दिन भर भी काफी ज्यादा हलचल रही है। एफआईआर नंबर 143/2023 तो लगा दी गई है, लेकिन एफआईआर के बाद आगे क्या होगा? क्या कोई अंदर का शख्स मुलव्विस है? इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, और अगर है तो फिर कार्रवाई क्या होनी चाहिए कवानीन के मुताबिक? यानी उस रूम के अंदर जहां पर शायद जो यानी अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं जा सकता, लेकिन 24 घंटों के दौरान ऐसा कुछ होता है जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिया, हैरान कर दिए कि एक तरह से इंतहाई हसास रूम या सीजर रूम जिसको कहा जाता है, उस सीजर रूम से अगर इस तरीके से चीजें गायब होना शुरू हो जाएं, तो फिर शहर के अंदर, कस्बों के अंदर, गांव देहात के अंदर क्या मजाल है कि आम शहरी खुद की हिफाजत को यकीनी बना पाए या चोरी से वो बच सकें। तस्वीरें दिन की आपके सामने, पूरे दिन हलचल काफी ज्यादा रही। जमशीद मलिक के पास सीधा चलेंगे, तस्वीरों पर वो और खुलासा करेंगे। जमशीद, अब आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन केस काफी हसास है कि शायद ये मामला यहां पर थमेगा नहीं, और अब खबर यह भी है कि कुछ अंदर से ही शायद गड़बड़ हुई होगी, इस तरह की शक शुबहात हैं या उंगली उठ रही है। तो कुछ पूछताछ का जो सिलसिला है, अंदर भी लोगों से पूछताछ हो सकती है। क्या कुछ और डिटेल्स हैं, और पिछले 12-15 घंटों में जब से ये इंसिडेंट हुआ है, क्या डिटेल्स इमर्ज हुई हैं? क्या इसमें कोई ऑफिशियल वर्जन सामने आया अभी तक? सरकार इसमें शामिल पाया गया था, मगर इस बार बहुत ज्यादा चोरी हुई। में छोटी चोरी बताई जाती है, मगर इस बार बड़ी चोरी, क्योंकि इस चोरी के अंदर बड़े अपने मंशियात, जो जराये से खबर आ रही है कि बड़े तकरीबन 5 से 7 के करीब हो सकती है। उसके अलावा जमशीद, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, आवाज आपकी थोड़ी खराब आ रही है, दोबारा आपके पास आएंगे, ऑडियो ब्रेक हो रहा है। 4 किलोग्राम के आसपास हेरोइन, और इंटरनेशनल मार्केट में लाखों रुपए इसकी कीमत बताई जाती है। तकरीबन 1.5 किलो के आसपास चर्स, बाकी कुछ ड्रग्स थे, कैप्सूल्स थे, और इतना ही नहीं, फेक करेंसी जो रिकवर की हुई चीजें थी, वो यहां से सीजर रूम, जो कि मलखाना राजौरी के अंदर, ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, कोई छोटा मोटा घर नहीं है, कोई गैर सरकारी इदारा नहीं है, किसी का कोई क्वार्टर नहीं है, बल्कि खुद जहां पर सिक्योरिटी भी रहती है। और कोर्ट रूम के अंदर चोरी होने का मतलब आप समझिएगा कि सिक्योरिटी के एतबार से कितना हसास या इंतहाई तशवीशनाक मामला है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस राजौरी की तरफ से जिन्होंने कार्रवाई भी इसमें शुरू कर दी है, जो जराये कंफर्म भी कर रहे हैं। जमशीद के पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन एक चीज और भी है कि यहां पर पुलिस डिप्लॉयमेंट भी है। मलखाना कोर्ट जो सीजर रूम है वहां पर है, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें चोरी हो जाती हैं। और अगर ऐसा होता है तो हैरानकुन भी है और नामुमकिन है कि इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सीजर रूम के अंदर से लाखों या करोड़ों रुपए की चीजें इस तरीके से गायब हो जाती हैं और किसी को कानो कान खबर ना हो। इतना ही नहीं, फेक करेंसी 50,000 से ज्यादा की, वो भी यहां से लेकर जो है वो चोर उड़े हैं, लेकिन किसी को कोई पता नहीं चला। जमशीद, आपके पास दोबारा लौट रहा हूं, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। जमशीद, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। जमशीद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बात करिए, अपने कंटिन्यू कीजिए बात, क्या डिटेल्स हैं? जिस तरह मैंने बताया कि माल खाने से जो जो सामान चोरी हुआ, उसके लाख करोड़ रुपए अभी तक बताई जा रही है, जिसमें मुंशियात
जमशीद मलिक का राब्ता सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, डिस्कनेक्ट बार बार हो रहा है। बहुत शुक्रिया जमशीद ज्वाइन करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर सवालात अभी भी पूछे जा रहे हैं, केस दर्ज हो चुका है, तहकीकात जारी हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग ये भी पूछने लगे हैं कि अगर अंदर इस तरीके से लोग हैं जो इस केस में मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मुमकिन ही नहीं कि कोर्ट के इस यानी सीजर रूम के अंदर कार्रवाई इस तरीके से हो जाती है, किसी को पता ना चले। ये पॉसिबल ही नहीं कि यानी वो तमाम लोग जिनको खबर थी इन सारी चीजों की, अगर उन्हें खबर है तो पहले तो उन्हीं से पूछताछ होनी चाहिए, इससे पहले कि गेट से बाहर आप जाएं, किसी और को जाकर पकड़ें, किसी और से जाकर पूछताछ हो उन लोगों से। और शायद बहुत सारे खुलासे वहां पर आने वाले दिनों में होंगे। तस्वीरें आपके सामने, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो काफी इसके बाद हरकत में और तेजी आई है, लेकिन शायद इस हरकत के मुस्बत नताइज तब सामने आएंगे जब इस कार्रवाई को सही अंदाज में, शफाफियत के साथ, मुंसिफाना ढंग से आगे ले जाया जाएगा और मुलव्विसीन को सलाखों के पीछे धकेला जाएगा और वो तमाम लोग वापस इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहुंचे जो इसमें मुलव्विस हैं। अगर इस तरीके से होता है तो खदशात, तहफ्फुजात, सवाल या प्रश्न काफी ज्यादा हैं जो आम लोगों की तरफ से पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको कश्मीर लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन बारामूला के अंदर पिछले 10 घंटों से तकरीबन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जगह जगह जहां पर 2 आतंकी पुलिस की हिरासत से फरार हुए और उसके बाद नाके लगाकर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमला करने वाले आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन आज अचानक खबर आती है कि 2 लोग जो कि मारूफ नजीर और शाहिद शौकत बताए जाते हैं, ये पुलिस की कस्टडी से निकले, फरार हो गए। शराब की दुकान पर एक ग्रेनेड हमला हुआ था, दस्ती बम फेंका गया था जिसमें राजौरी के एक शख्स की मौत हुई थी। 19 मई को इन दोनों लोगों को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तकरीबन मई का महीना आते आते 1 साल होने लगा था। सहरी के वक्त पता चलता है कि बारामूला पुलिस स्टेशन से ये हिरासत में लिए गए, जहां हिरासत में थे वहां से फरार हो गए और मुतलका जो दफात हैं उनके खिलाफ मुल्जमान की गिरफ्तारी की भी कोशिश की जा रही है। केस भी ऑलरेडी चल रहा है। मई 2022 में जहां पर बारामूला में 17 मई 2022 को दीवान बाग के अंदर शराब की दुकान को टारगेट किया गया था, ग्रेनेड फेंका गया था। दुकान के अंदर दस्ती बम फटने से 4 मुलाजमीन जख्मी हुए थे, जिनमें से एक दौरान इलाज दम तोड़ गया था। तमाम एहलकार जो थे जम्मू सूबे के थे। राजौरी के एक शख्स ने इसमें दम तोड़ा था। उसके बाद गिरफ्तारियां हुई थी 22 तारीख को, लेकिन पिछले 12 घंटों ने यह बता दिया है कि सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। ये 2 लोग पुलिस की कस्टडी से फिर निकल गए हैं और गए किस तरफ ये किसी को कोई पता नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेज अब मजीद अलर्ट पहले से नजर आ रही हैं। इरशाद के पास बारामूला चलते हैं। इरशाद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों के अंदर सुबह से सर्च ऑपरेशन चल पा रहा है। ऑफिशियल वर्जन क्या है, इस पर कोई टेक अभी तक सामने आया है? और ये दोनों लोग जो हैं किसी तरह का किसी तंजीम के साथ कनेक्शन इनका बताया गया था, और ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा इन लोगों की तरफ से अनलॉफुल एक्टिविटीज या ये जो दोबारा सरगर्मियां थी जो पहले उनकी तरफ से अंजाम दी जा रही थी वो शुरू कर दी गई हैं? जी बिल्कुल आसिफ, अगर हम इस इंसिडेंट के हवाले से बात करें, क्योंकि ये आज सुबह सवेरे तकरीबन सहरी के बाद जो है रोनमा पेश आया, क्योंकि उस वक्त ये कहा गया 2 मिलिटेंट जो है इस थाने से जो है फरार हो गए, क्योंकि ये सदर थाना यहाँ पे इसको कहा जाता है और बिल्कुल मैन चौक में है। और आपको याद होगा 17 फरवरी 2022 में जो है यहाँ पे जो वाइन शॉप के ऊपर जो अटैक किया गया, हालांकि उसके बाद जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई। हालांकि उस अटैक में जो है तकरीबन 3 लोग जो है 4 लोग जो है जख्मी हो चुके थे और जख्मी एक जो है वो शदीद जख्मी था। हालांकि उसकी फिर बाद में जो है मौत वाक़ा हुई। हालांकि उसके बाद जो है पूरी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई और सीसीटीवी कैमरा में भी उस वक्त देखा गया कौन लोग थे, ये कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। फिर बाद में जो है तकरीबन 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। 5 में से एक नाबालिग था और 4 जो है पुलिस कस्टडी में थे। हालांकि ये सब जेल बारामूला थे और जो ही इनको जो है रवाना किया गया कल यहाँ पे पुलिस स्टेशन बारामूला में। हालांकि आज सुबह जो है 2 जो मिलिटेंट थे वो फरार हो गए। हालांकि तब से अभी तक जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस वक्त हम खानपुरा के इस मुकाम पे मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं और देखा जाए सर्च ऑपरेशन भी जो है लगातार इन इलाकों में जारी है। चाहे हम खानपुरा की बात करें या इसके साथ साथ बियर का जो इलाका है, चाहे ओल्ड टाउन, आजादगंज या इसके साथ साथ जो दीगर मुकामात है, यहाँ पे खुद जो है SSP बारामूला अशोक अमोद नागपुरी वो खुद ही निगरानी कर रहा है। DIG नॉर्थ कश्मीर वो खुद निगरानी कर रहा है और पूरी तरह से जो है तलाशी अभियान जो है वो जारी रखे हुए हैं। फिलहाल ये कहना मुमकिन है कितना समय लगेगा इस सर्च ऑपरेशन को। हालांकि देखा जाए क्योंकि सूत्र के मुताबिक वो जो 2 जंगजू जहाँ से
भागने में कामयाब हुए हैं। ये इन्हीं इलाकों में फिलहाल जो है लगातार सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी है। घर वालों से कोई बात हुई है? घर वालों की तरफ से कोई इस पर अभी तक बात की गई है इरशाद? शिविर सिंह, हमने इनके घर वालों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर उनके साथ रास्ता नहीं हो पाया। और इसके साथ साथ चाहे हम एसएसपी बारामूला की बात करें या फौज के जो आला अफसरान है उनके साथ हमने रास्ता करने की कोशिश की मगर उन्होंने रास्ता करने से पहले जो है हमें ये कहा कि हम कैमरा के सामने जो है बात नहीं करेंगे, बल्कि इन्वेस्टिगेशन जो है हमारी तरफ से लगातार जारी है। क्योंकि अगर से देखा जाए सुबह से लगातार जो है सिक्योरिटी एजेंसियां यहाँ पे अलर्ट हो चुके हैं। हालांकि देखा जाए इस वक्त आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी राहगीर यहाँ से चलते हैं इस ब्रिज से, चाहे दिक्कत जो मुकामात है पूरी तरह से जो है शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं और उसके बाद जो है राहगीरों को छोड़ देते हैं। और देखा जाए यहाँ पे खानपुरा, इसके साथ साथ चाहे दीगर मुकामातों की बात करें, यहाँ पे सिक्योरिटी दस्ते जो है वो तैनात किए गए हैं और बड़े अच्छे तरीके से जो है ये चेकिंग की जा रही है। अच्छा इरशाद, एक चीज जो जराये के हवाले से पता चल पा रही है कि इन दोनों को जो है शिफ्ट अब जेल में किया जाना था, ये लॉकअप से फरार हुए हैं। अब शिफ्टिंग का ये प्रोसेस चल रहा था, पुलिस ने इस हवाले से कोई या पुलिस जराये इस हवाले से कंफर्म कर रहा है? और जो पुलिस पार्टी साथ होगी या जहां से ये फरार हुए हैं वहां पर भी जिम्मेदारान होंगे, तो उनकी तरफ से भी उनके भी स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड किए जा रहे होंगे? फिर देखिए फिलहाल जो है कुछ नहीं कह सकते हैं। जहाँ पे डीआईजी नॉर्थ कश्मीर वो भी इस वक्त जो है पुलिस स्टेशन बारामूला में है और एसएसपी बारामूला वो भी वहाँ पे हैं और दीगर जो अफसरान है चाहे फौज की बात करें, सीआरपीएफ, एसओजी के अफसरान वो वहाँ पे हैं। और इसमें जो है इस वक्त जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं कैसे यहाँ से जो है लॉकअप तोड़ के जो है भागने में कामयाब हो गए। हालांकि ये लगता है कि पुलिस की जो है चूक है, क्योंकि अगर आपको याद होगा क्योंकि फरवरी 2022 में जो है ये अटैक हुआ, उसके बाद जो है ये सब जेल में थे। हालांकि कल जो है इनको रवाना किया गया यहाँ पे पुलिस स्टेशन बारामूला में, क्योंकि ये बताया जाता है कि जो मारूफ नजीर अहमद सालिया ये काइन बाग बारामूला का रहने वाला है। दूसरा जो है शाहिद शौकत अहमद बाला, ये बगलोबाग बारामूला का रहने वाला है। और देखा जाए सब जेल में थे और सब जेल के साथ साथ इनको यहाँ पे लाया गया। हालांकि स्टेट इन्वेस्टिगेशन जो यूनिट है, हालांकि उनको कुछ क्वेश्चनिंग करने थे, इसलिए ये इनको यहाँ पे लाया था। हालांकि इससे पहले जो है ये भागने में कामयाब हुए। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। पुलिस की तरफ से मजीद इस पर जैसे तफसीलात आएंगी तो आपके सामने ऑफिशियल वर्जन भी रखेंगे। दो लोग हैं, एक हमने आपको बताया कि बारामूला के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर ये फरार होने की सुबह सुबह खबर आई और तब से लेकर अब तक जब इरशाद बता रहे हैं तो आपने दाएं बाएं देखा होगा, सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है, नाके काफी सख्त कर दिए गए हैं, चेकिंग हो रही है, आने जाने वालों से पूछताछ हो रही है और बहुत जल्द शायद ये खबर भी आए कि किसी इलाके से उनकी गिरफ्तारी भी हुई हो या इस तरह की इतलात कि अगर कहीं पर गैर कानूनी सरगर्मी फिर से अंजाम दी जाती है, अनलॉफुल एक्टिविटी होती है, तो उसके बाद शायद आप मजीद इससे सख्त कार्रवाई भी पुलिस या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से देखेंगे। बहरहाल जैसे इस पर और बयान आएगा तो आपके सामने डिटेल्स रखेंगे, लेकिन 5 के पंच में समय बहुत कम है और आखिर में आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां पर इंतजामिया की सीधे तौर पर लापरवाही के अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे। उधमपुर जिला आपको लिए चलते हैं, किशोर आपको बताएंगे ग्राउंड जीरो से कोविड के दौरान, जब आपको याद होगा कि लोग मर रहे थे, मास्क तक के लिए लोग अस्पताल या बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, ऐसी हालात खराब हो गए थे सेकंड और थर्ड वेव में। लेकिन उस वक्त कुछ लोग सामने आए थे जिन्होंने मास्क खुद घरों के अंदर तैयार किए थे, उनमें फीमेल्स थी, खुद जो अपने रोजगार चलाती थी, अपना काम करती थी, उन फीमेल्स की तरफ से या उन महिलाओं की तरफ से, उन खवातीन की तरफ से वो मास्क तैयार करके एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किए जाते थे। उन मास्क को आगे जाकर फिर पब्लिक प्लेसेस पे तकसीम किया जाता था ताकि कोविड इन्फेक्शन को ज्यादा फैलने से रोका जा सके। लेकिन वो मास्क किस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तकसीम करने का अमल तो चला, लापरवाहियां भी साथ साथ सामने आती रहीं, कई जगहों पर ये मास्क इस तरीके से फेंके गए। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कि इस वक्त जब फिर कोविड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है, कोशिशें हो रही हैं कि गाइडलाइंस जारी कर दी जाएं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो किया जाए, लेकिन उधमपुर के अंदर जो जिम्मेदारान हैं उनको अपनी जिम्मेदारी शायद समझ में नहीं आ रही है। इसकी जिंदा मिसाल, ताजा सबूत क्या है, किशोर आपको बताएंगे। मुझे आप इजाजत दीजिएगा, लेकिन उधमपुर की एक खास रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और आज हम आपको जिसे म्युनिसिपैलिटी कार्यालय कहें, पहला जो म्युनिसिपैलिटी कार्यालय इस जगह पे होता था, फिलहाल उसको यहां से शिफ्ट कर दिया गया है। यहां
मरम्मत का जो है वो कार्य चल रहा है। पार्किंग की जो शहर के अंदर समस्या थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्किंग बनने जा रही है। लेकिन आज हमारा यहाँ पे लाने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड ने फिर से दस्तक दी। हमने आए दिन देखा, जम्मू की मैं बात करूं तो डॉक्टरों की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है कि बिना मास्क से घरों से बाहर ना निकलिए। लेकिन यहां पे लाने का मकसद यह है, देखिए तस्वीरें हम आपको जो दिखाएंगे, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। देखिए ये वो मास्क हैं, जब कोविड-19 जम्मू कश्मीर के अंदर आया था, उन लोगों ने इन मास्कों को बनाया था जो लोग ग्रामीण इलाकों से थे, शहर के इलाकों थे, जहां उन लोगों के लिए ये मास्क बनाए गए थे कि कोई भी जो लोग हैं वो बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकलें। अगर इस म्युनिसिपैलिटी को यहां से शिफ्ट किया तो क्या यहां से मास्क लेना प्रशासन की तरफ से या म्युनिसिपैलिटी के जो अधिकारी थे उनकी तरफ से जरूरी नहीं समझा? अगर कोविड ने फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर दस्तक दी तो क्या ये मास्क, देखिए यो एक दो मास्क नहीं है, देखिए बोरिये की बोरियां आपको हम दिखाएंगे, ये लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती थी? ये एक बड़ा सवाल म्युनिसिपैलिटी के बड़े अफसरों के ऊपर लगता है। और जब भी हमने देखा, जब कोविड-19 के अंदर जो लोगों को जागरूक किया जाता था, इसलिए किया जाता है कि हर कोई, लोगों ने प्रयास भी किया, हमने ये तब देखा था कि मानतलाई से एक लड़की थी, उसने खुद अपने पांव से जो थे वो मास्क बनाए थे। अगर लोगों ने मेहनत की गई थी, क्या उनकी मेहनत इस तरह से इस कचरे के अंदर कोई एक दो मास्क होता? हजारों की तादाद में ये इस तरह के मास्क पड़े हैं। और हम प्रशासन से, म्युनिसिपैलिटी से यही आग्रह करते हैं कि कुछ मास्क अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ठीक हैं, बोरियों में भरे हुए हैं, लेकिन शुद्ध लेने वाला कोई नहीं। अगर यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी को शिफ्ट किया, क्या यहाँ पे आपको कोई म्युनिसिपैलिटी कार्यालय की कोई जरूरी फाइल आपको दिखाई देगी? वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। दिखाई देंगे तो जिन लोगों ने मेहनत, अपने हाथों से जिन लोगों ने मास्क बनाए थे, वो ही आपको दिखाई देंगे। क्या इस पे प्रशासन को कोई ध्यान देना चाहिए था? जो जीते हुए नुमाइंदे हैं, या यहाँ के जो चेयरमैन हैं या वाइस चेयरमैन हैं, क्या उनको इस बारे पता नहीं? जो सीईओ म्युनिसिपैलिटी हैं उनको नहीं पता कि अगर ये मास्क, अगर कोविड आता भी है तो हम लोगों को ये मास्क दे सकते हैं, लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का यहाँ पे देखने को नहीं मिला। 1 महीना होने वाला है, 1 महीने से यहाँ पे जो ये पुराना म्युनिसिपैलिटी कार्यालय होता था, इसकी पूरी तरह से तोड़फोड़ कर दी गई है। लेकिन कुछ जो कमरे बचे थे, ये कमरा नहीं कहूंगा, ये पौड़ियों में एक छोटा सा, आप स्टोर रूम की मैं बात करूं, यहां पे आपको सिर्फ जो सामान है, जो टूटा फूटा सामान है, वही आपको यहां पे मिलेगा। लेकिन जिस तरह से लोगों ने मेहनत की थी, मेहनत इसलिए की गई थी कि हम लोगों को किसी न किसी तरह से कोविड से बचाएं। क्या इस तरह से इन मास्कों का दुरुपयोग होना चाहिए था? देखिए आज ये जितने के जितने मास्क हैं, ये पांव के नीचे पड़े हुए हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम इसी रास्ते से गुजर रहे थे, हमने ये देखा कि यहाँ पे बोरियां जो थी वो मास्क की भरी थी, और हमारी नजर जब यहाँ पे पड़ी तो हमने ये देखा कि जरूरी उन लोगों से हम आग्रह करेंगे कि आप भी लोग भी देखिए, आप लोगों ने इतनी मेहनत कोविड-19 के चलते की थी, संस्था बाहर निकली थी, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं अपने घरों के अंदर मास्क बनाए गए थे, बच्चों के साथ साथ बनाए गए थे, लेकिन आज उन मास्कों की हालत आपके सामने है। अब आने वाला वक्त बताएगा क्या म्युनिसिपैलिटी के जो ऑफिसर लोग हैं या चेयरमैन हैं, क्या इस पे सुध लेते हैं? अभी भी हम आपको दिखाएंगे, कुछ ही जो मास्क हैं वो खराब हैं, जो बोरियों में पड़े हैं वो अभी ठीक है, उनकी हालत काफी अच्छी है। लेकिन इस तरह का भी कहीं ना कहीं जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर, जिले उधमपुर के अंदर आपको दिखाई देगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।